सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो एक तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री और कल्चर वाला पार्ट साथ साथ कर रहे थे। दूसरा एक और चीज़ जो है अभी युवाओं में देखने को मिल रही, तैयारी करने वालों में, कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया की वजह से। अगर आप रील देखने में लग जाएं तो बहुत सारा समय उसी में चला जाता है। और सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो अगर वहाँ से पढ़ाई की सामग्री के लिए जुड़े हैं तो ये अच्छी बात है कि आप पढ़ाई की सामग्री के लिए जुड़े हैं, लेकिन उसकी अपनी समस्याएं वहाँ पर पढ़ाई का कम और 90% से ज़्यादा दूसरा मटेरियल है जो आपको भटकाव की तरफ ले जाता है। इसलिए पढ़ाई में एक डिसिप्लिन लेके आइए बच्चों की। बहुत मैं पिछले 30 वर्षों से लगातार युवाओं से जुड़ा हूँ और उनसे बात करता हूँ, उनको गाइड करता हूँ। तो इन 30 वर्षों के अनुभव से ये सामने निकल कर के आता है कि अभी का युवा जो है, इन दिनों वाला युवा है, वो पिछले 30 वर्षों में सबसे ज़्यादा भटका हुआ युवा है। सबसे ज़्यादा डायलेमा है उसके दिमाग में, करियर को लेके भी और पढ़ाई को लेके भी। और उसका बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया है। सूचनाओं की बमबारी हो रही है, एकदम से सूचनाएं, इतनी ज़्यादा सूचनाओं की वजह से वो भ्रमित है। इसलिए आउटपुट भी कम है इन दिनों में। आप देखिए कट ऑफ बहुत कम जाते हैं, बहुत कम कट ऑफ होते हैं। ठीक है, कट ऑफ कम कारण होने का कारण एक तो टोटल मार्क्स पहले 2300 होते थे और अभी जो टोटल मार्क्स हैं वो 2075 है। तो ये मान सकते हैं हम लोग कि कुछ कट ऑफ जो है वो कम जो हुआ है वो टोटल मार्क्स की वजह से हुआ है। लेकिन 225 मार्क्स कम हुए हैं, लेकिन जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। वो 225 से 350 400 तक कट ऑफ कम हुआ है। टॉपर्स के मार्क्स भी जो है वो 300 से लेके 400 तक कम हुए हैं। अलग अलग सालों में अलग अलग कम होता है। इसका मतलब है कि बहुत ही कम योग्यता वाले लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो कम योग्यता पे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं अभी। ऐसा नहीं पेपर टफ हो गया है या मार्किंग लगभग वैसी ही है, अभी भी वैसी है जैसी पहले होती थी। तो सबसे बड़ा जो ये अंतर आया है, ये इसके पीछे सोशल मीडिया है, डिस्ट्रैक्शन है। बच्चे भटके हुए ज़्यादा हैं इन दिनों में। तो एक डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा आपको पढ़ाई में और इस भटकाव से बचना पड़ेगा। क्योंकि डे टू डे आप अपना रोज़ का एक सिलेबस लेके चलिए, रोज़ का एक टारगेट बनाइए डेली का और उसको पूरा करिए। उसके बाद समय मिलता है तो फिर एंटरटेनमेंट में जाइए, तब आप सोशल मीडिया पे जाइए। पहले अपने टारगेट को, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल मत जाइए, लेकिन अगर आपको जाना भी है तो अपने टारगेट को पूरा करने के बाद। हमारे यहाँ अभी इन दिनों में टारगेट सेकेंडरी हो रहा है, मीडिया और सोशल मीडिया, और हम लोग जो बार बार हर चीज़ को मोबाइल पे पढ़ना चाहते हैं। देखिए, मोबाइल पे पढ़ी हुई चीज़ें और जो यूट्यूब से सुनी हुई चीज़ें जो है आपको थोड़ा बहुत प्रीलिम्स में मदद कर सकती हैं, मेंस में उतनी मदद नहीं करेंगी, ध्यान रखें। मेंस में तो आपको फिर वो जो पढ़ी हुई चीज़ें और हाथ से लिखी हुई चीज़ें हैं वो ही मदद करेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, और ये जितना जल्दी हम इस चीज़ को समझ लेंगे उतना फ़ायदा होगा। क्योंकि बहुत आसानी से यूट्यूब चैनल बन जाता है, जिसका भी जीमेल अकाउंट है वो यूट्यूब चैनल बना लेता है, और मोबाइल से भी शूट कर सकते हैं तो मोबाइल से वो शूट कर लेते हैं।
और कुछ नहीं तो एक किताब ही पढ़ के सुना दिया या कुछ भी लिख के दिखा दिया, और किसी के पास ऐसा बोर्ड आ गया, इंटरैक्टिव पैनल आ गया, तो उसको तो फिर वो बहुत अच्छे से यूज़ कर लेता है। लेकिन नॉलेज की गहराई में जब तक नहीं जाएंगे, प्रीलिम्स के सवाल आप इन दिनों में देख रहे हैं, वो थोड़ा सा डीप में जाके पूछ रहा है। कई बार तो वो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो किताबों में नहीं है, बुक्स में है ही नहीं, मैगजीन्स में मिलते ही नहीं है, वो प्रश्न है। तभी तो वो बिल्कुल एकदम नए प्रश्न है, और कट ऑफ इतना नीचे है, प्रीलिम्स का कट ऑफ भी बहुत नीचे है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझना होगा आपको कि आखिर ये क्या पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है। तो अभी कल्चर में मैं आज लिटरेचर की बात करता हूँ। तो लिटरेचर में हम लोग वहाँ तो पहुँच गए थे, हमने उपनिषद तक देख लिया था और उधर का लिटरेचर तो देख लिया था। उसके बाद क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर जो हमने बताया था आपको, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, एक मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर, एक क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। तो क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में आपको बहुत सारे, सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति के तौर पे तो कालिदास मिलेंगे। तो कालिदास की रचनाएं खूब पूछी जाती है, तो प्लॉट भी देखिए, उसका प्लॉट भी देखिए। रचनाएं तो ठीक है, तो 3 बड़े नाटक हैं, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम। दो मेजर एपिक है, 2 माइनर एपिक है। मेजर एपिक एंड माइनर एपिक तो कुमार संभवम, रघुवंशम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, ऋतुसंहार, ठीक है। तो यहाँ संहार का मतलब है एक तरह से डेकोरेशन या मेकअप कह सकते हैं, मेकअप कह सकते हैं। ऋतु ने कैसा, ऋतुओं ने यानी सीजन्स ने कैसे सुंदरता बढ़ा रखी है, क्योंकि वो जो वेणी संहार नाटक है, वेणी संहार की जब हम बात करते हैं तो पढ़िएगा उसको, वेणी संहार को भी। वेणी संहार का जो कथा वस्तु है, प्लॉट है, उसका प्लॉट वेणी संहार का राइटर देखिएगा जा करके विकिपीडिया में, थोड़ा पढ़िए उसके प्लॉट को। वेणी का मतलब होता है चोटी, महिलाओं की जो चोटी होती है, बाल होते हैं, उसको वेणी कहते हैं। और उसको सजाना, तो किससे सजाना, तो भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुशासन के खून से जो है द्रौपदी के बालों को सजाऊंगा, ठीक है। तो वेणी संहार उसकी कहानी है। तो अधिकांश जो पात्र हैं वो महाभारत है, तो महाभारत की कथाओं पे बहुत सारा चीज़ें लिखी गई है, ठीक है। तो ऐसे आपको पृथ्वीराज विजय, जयनक लिखिए, पृथ्वीराज विजय, जयनक, भर्तरी, गुप्त काल में आएंगे तो भर्तरी। ऊपर ऊपर अगर आप जोड़ना चाहें मौर्य साम्राज्य के, यहाँ पर तो एक और ग्रंथ है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम, शूद्रक, मृच्छकटिकम शूद्रक, मिट्टी की गाड़ी, टॉय कार्ट, क्ले मिनी कार्ट, टॉय कार्ट या मिट्टी की क्ले कार्ट, मिट्टी की गाड़ी। तो ये भी एक नाटक है। फिर विशाखा दत्त की 2 किताबें हैं, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। तो इन सब के प्लॉट पढ़िए कि मुद्रा राक्षस में कहानी क्या है, देवी चंद्रगुप्तम में कहानी क्या है। 2 बड़ी किताबें, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और इंडिका मेगास्थनीज का। तो बुक से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, एमपीपीएससी में भी आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं, आपका गलत नहीं होना चाहिए।
और खास करके संस्कृत वाली चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, संस्कृत की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि पुराना जितना भी साहित्य है वो पाली और संस्कृत में। तो मैंने आपको बौद्ध और जैन साहित्य तो बता दिए थे उस समय में। उसके बाद ये मौर्य साम्राज्य वाला है, कालिदास वाला गुप्त साम्राज्य का है, क्योंकि वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो थे उनके दरबार के कवि थे कालिदास। वहीं पर घाट करपर की कविताएं, घाट करपर काव्य, घाट करपर भी 9 जेम्स में आते थे। विक्रमादित्य के, राजा विक्रमादित्य के 9 जेम्स नवरत्नों में घाट करपर भी आते थे। एक आते थे अमर सिंह, जिन्होंने अमरकोश लिखा था, व्याकरण, व्याकरण की किताबें बहुत सारी है, ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, पाणिनि का अष्टाध्यायी, सबसे इंपॉर्टेंट तो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, फिर अमरकोश है, अमरकोश है। संस्कृत के इंपॉर्टेंट बुक्स में यहाँ पर हर्षवर्धन, जो राजा हर्षवर्धन है उसके दरबार, खुद राजा हर्षवर्धन जो था वो भी अपने आप में एक विद्वान राजा था। उसने 3 नाटक लिखे थे, उसके 3 नाटक हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और यहीं पर एक कोर्ट पोएट है, इनके दरबारी कवि हैं, बाणभट्ट, बाणभट्ट। और बाणभट्ट लिखते हैं कादम्बरी, कादम्बरी। और दूसरा उनका जो है जीवन चरित्र के ऊपर है, हर्षचरित, हर्षचरित। हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है उन्होंने, हर्षचरित, बाणभट्ट। यहीं पे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए ग्वालियर में जिनका पालन पोषण शिक्षा हुई वो हैं भवभूति। महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, लेकिन भवभूति मध्य प्रदेश, MPPSC में जब हम लोग मेंस देते थे पहले, तो उस समय में हमारे मेंस के सिलेबस में भवभूति को अलग से दिया था, तो 2 पेज में भवभूति पढ़ना पड़ता था MPPSC के लिए भी, और UPSC के लिए तो है ही है। तो भवभूति का सबसे इंपॉर्टेंट नाटक है वो है मालती माधव, मालती माधव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको पढ़िए, इसका प्लॉट पढ़िए। फिर है उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरितम या उत्तर रामचरित। और एक है महावीर चरित, महावीर चरित। ये जो महावीर चरित है ये रामायण की कहानी है, ये एक तरह से रावण को मारने तक की कहानी है, कि भगवान राम का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद वो वन को गए, बाद में जब बड़े हुए तो विश्वामित्र ले गए, और पूरी जो रामायण की कहानी है रावण को मारने तक की, वो यहाँ है। राम के राज्याभिषेक से लेके लवकुश का पैदा होना, और फिर बाद में सीता का वापसी होती है, वापस उनको लेके आते हैं अयोध्या में, और फिर वो जो पाताल प्रवेश होता है, तो ये जो पूरी कहानी है इसको बोलते हैं उत्तर रामायण। तो उत्तर रामायण को लिखा है इन्होंने उत्तर रामचरितम। तो भवभूति इन 3 के लिए जाने जाते हैं, मालती माधव के लिए। महावीर चरित को ब्रैकेट में लिख लीजिए, एक तरह से रामायण, रावण वध तक, राम के जन्म से लेके रावण वध तक, ये जो बात है ये महावीर चरित में है। और फिर बाद में सीता की वापसी, सीता का वन को जाना, यानी राम का राज्याभिषेक, फिर सीता को वन गमन, अलग से वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं वो, वहाँ लवकुश पैदा होते हैं, अश्वमेध यज्ञ होता है, घोड़ा पकड़ते हैं, वो पूरी कहानी। और फिर सीता का पाताल प्रवेश, वहाँ तक की जो कहानी है उसको कहा जाता है उत्तर रामचरित। तो ये बहुत ऑथेंटिक, क्योंकि क्या है कि वाल्मीकि रामायण तो थी ही उस समय में, लेकिन भवभूति ने जिस तरह से संस्कृत साहित्य में रामायण को उस जमाने में लिखा, ये तुलसीदास जी से पहले का 1000 साल पहले का काम है, करीब 1500 साल पहले का काम है तुलसीदास से, यानी 1200 साल पहले का काम है। तो ये बहुत बड़ी बात है ये।
क्योंकि तुलसीदास जी के समय में तो रामचरितमानस आया और वो प्रसिद्ध हो गया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी वो उतनी प्रसिद्ध नहीं थी। फिर लोगों में ये साहित्य गया, महावीर चरित और उत्तर रामचरित, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ है, तो राम के ऊपर कोई क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें भवभूति, ठीक है, इसलिए भवभूति को समझिए और जाकर के और थोड़ा सा प्लॉट और पढ़िए डीप में, क्योंकि अब डीप में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बाणभट्ट हो गया, भवभूति हो गया, तो ये संस्कृत साहित्य के उस समय के लोग हैं, ठीक है। अमर सिंह का अमर कोश हो गया, घाटकर पर काव्य हो गया। अब जो हम चलेंगे हर्षवर्धन के बाद, हर्षवर्धन तक भी बात हो गई हमारी। अब जो चलेंगे वो आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य की किताबें हैं कुछ, वो वेदांत पर लिखी हुई बुक्स हैं, वेदांत सार, वेदांत दर्शन के ऊपर उनकी किताबें हैं, संस्कृत में है, वेदांत के ऊपर लिखे हुए हैं। केरल के जन्मे हुए थे और पूरे भारत में लगभग भ्रमण कर दिए, 4 मठ और हिंदुओं को जगाने का काम उन्होंने उस समय में किया। उन्हीं के साथ में अब जो दूसरे साहित्य हैं, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, ये सब, तो ये साहित्य में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हम दर्शन की बात करते हैं, तो दर्शन में हम लोग उसको कर चुके। पिछली बार हमने दर्शन किया था, तो दर्शन में हमने इसको बताया था। अब आपको साहित्य जो लिखना है वो राज दरबारों में जो कवि थे, अब 1000 ईस्वी के आसपास जो कवि आएंगे संस्कृत के विद्वान लोग, अभी जो आक्रमणकारी हैं, अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, या उसके बाद भी हम लोग देखें तो मोहम्मद गौरी गजनवी, ये जो लोग हैं ये आकर के चले जाते थे, अभी स्थापित नहीं हुए थे यहाँ कोई। सल्तनत काल से हुए थे, लेकिन उसके बीच में कुछ साहित्य फला फूला। खास करके इस समय में जो साहित्य आया वो राज दरबारों में आया, और सबसे इम्पोर्टेंट साहित्य है राज तरंगिणी। कश्मीर का इतिहास है, राज तरंगिणी, कल्हण, कल्हण सेम साउंड आता है कल्हण जैसा ही, विल्हण, विल्हण आता है, लगभग वैसा ही साउंड है। ये विल्हण छूट गया है, ये हमारा विक्रमादित्य के ऊपर लिखा है इन्होंने, विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित। अब यहां बहुत ही दुर्लभ अच्छे काव्य वाले लोग आए हैं, जैसे कि भट्टी काव्य, भट्टी का जो रावणवध है, भट्टी ने लिखा था रावणवध, तो थोड़ा भट्टी को पढ़िएगा, भट्टी काव्य या भट्टी, BHATTI, भट्टी, वो जसपाल भट्टी आ जाएगा, सर्च करोगे तो। भट्टी थोड़ा असल पोएट लिख देना, ठीक है, पोएट लिख दोगे, या भट्टी काव्य लिख दोगे, या रावणवध, तो रावणवध, फिर रावणवध मतलब फिर रामायण आ गई, फिर रामायण हो गई। तो अधिकांश लोगों ने महाभारत और रामायण के ऊपर काव्य लिखे हैं, ठीक है। एक है दंडी, दंडिन भी लिखते हैं उनको, दंडिन भी लिखते हैं, एन भी लगाते हैं लास्ट में, DANDIN, और दंडी भी लिखते हैं। कौन सा था दंडी का? इस बीच में एक और लिख लो, मेरे को याद आ रहा है, नैषधेय चरितम, नैषधेय चरितम, श्रीहर्ष। हाँ, 10 कुमार चरित, दंडी का था 10 कुमार चरित, 10 राजकुमार, प्रिंसेस और प्रिंस के बारे में बता रहे हैं वो, 10 कुमार चरित दंडी, 10 राजाओं के बारे में बता रहे हैं, प्रिंस और प्रिंसेस के बारे में बता रहे हैं, इसलिए नाम है उसका 10 कुमार चरित, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है दंडी। तो ये थोड़ा सा प्लॉट में जाना पड़ेगा कि किसके बारे में बता रहे हैं। अभी तक आप हो सकता है कि किताब ही याद करते होंगे, है ना। एक और है ना उसकी, कौन सी है? हाँ, अवंती सुंदरी कथा, अवंती सुंदरी कथा सार, अवंती सुंदरी कथा सार। ठीक इसी समय में एक और रहे हैं, कंटेम्परेरी हैं पोएट,
सोमदेव, कथा सरित सागर, सोमदेव, सोमदेव का लिखिए कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। तो इनको पढ़िएगा कि कथा सरित सागर में क्या है, अवंती सुंदरी कथासार में क्या है, दश कुमार चरित में क्या है। थोड़ा विकिपीडिया पे जाकर आप इधर उधर टाइम वेस्ट करेंगे, उसके बजाय ये करेंगे तो इसमें ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ना पूरा, जैसे 10 पेज में दिया हुआ तो 10 पेज नहीं पढ़ना है, प्लॉट पढ़ना 1 पेज का या 2 पैराग्राफ वाला, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कहना क्या चाहते हैं, किसके बारे में है। ठीक है। इसी समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं उड़ीसा में, ओडिशा में, जयदेव, जयदेव, गीत गोविंद, गीत गोविंद। और गीत गोविंद के साथ ही फिर अब जब हम भक्ति काल में प्रवेश करेंगे तो थोड़ा सा महाराष्ट्र की तरफ जाएं। महाराष्ट्र में खूब साहित्य है, बहुत सारा साहित्य, भक्ति काल का साहित्य, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है संत ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी है। भावार्थ दीपिका भी बोलते हैं, ज्ञानेश्वरी भी बोलते हैं। ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर। उनकी बहन मुक्ताबाई, उनके भाई उस समय के बड़े तांत्रिक और बहुत ही विद्वान आदमी चांगदेव। ये बातें सब वेदांत की करते हैं, लेकिन थोड़े से चांगदेव घमंडी हो गए थे। उनका घमंड उनकी ज्ञानदेव की बहन ने तोड़ा था। ठीक है। थोड़ा सा पढ़िए, हमारे चिन्मय जी भी कथा सुनाते हैं, तो वो भी भाई साहब चिन्मय जी जो है वो एक कथा सुनाते हैं उसके ऊपर, मुक्ताबाई और उसकी, कि चांगदेव को बड़ा घमंड हो गया था। तो उन्होंने जब ज्ञानदेव और उनके दोनों तीनों भाई बहनों का जब खूब नाम सुना कि छोटे बच्चे हैं लेकिन बहुत विद्वान है और वेदांत दर्शन पे काफ़ी उनका है, तो वो फिर उन्होंने कहा चलो फिर मैं उनसे मिलने आता हूँ। ये विकिपीडिया पे भी दिया हुआ है पूरा कहानी। तो मिलने आता हूँ तो उन्होंने फिर शेर लिया, टाइगर लिया और कोबरा का चाबुक बनाया और उस पर फिर वो चले वहाँ से। तो इधर मुक्ताबाई और ये सब जो जिस पे बैठे हुए थे, उन्होंने दीवार को कहा कि चलो तुम, जिस पे वो चबूतरे पे दीवार पे बैठे हुए थे, दीवार को कहा तुम चलो, तो दीवार चली थी। तो ऐसी कहानी आती है कि टाइगर तो फिर भी चल सकता है और उस पर वो बैठ के भी आ सकते हैं, लेकिन दीवार कैसे चल सकती है। तो फिर उनका घमंड टूट गया था, तो उनका घमंड तोड़ने वाली कथा आती है। तो इनका साहित्य बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनका साहित्य बहुत ज़्यादा है। ज्ञानदेव, संत ज्ञानेश्वर, इन्हीं की परंपरा में, आप जो वेदांत की परंपरा में जब हम और देखते हैं तो नामदेव भी आते हैं, एकनाथ भी आते हैं। ये सब विठोबा को मानते थे, पंढरपुर के विठोबा भगवान कृष्ण का स्वरूप है। भगवान कृष्ण का स्वरूप विठलनाथ के रूप में है पंढरपुर में, और विठलनाथ को लोकल भाषा में विठोबा कहा जाता है। जैसे विनोबा बोलते हैं ना हम लोग, राघोबा बोलते हैं, विनोबा बोलते हैं, ऐसा जो बा लगाते हैं ना लास्ट में नाम के आगे, तो वैसे उन्होंने विठलनाथ का नाम रख दिया विठोबा। तो भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है और उसी के सब फॉलोअर्स हैं एक तरह से। तो महाराष्ट्र का जो विदर्भ वाला हिस्सा है, खास करके राजिम, और राजिम तो रायपुर में है, क्या नाम है उसका, कौन सा हिस्सा है ये, यहीं पर है, अमरावती, पुसद और नहीं, महाबलेश्वर तो बहुत दूर, यहीं बॉर्डर पे, खंडवा के बाद जो महाराष्ट्र लगता है, उस हिस्से में ही ये पूरा भक्ति परंपरा विकसित हुई है और बहुत अच्छे से विकसित हुई है। और उसमें इतने सारे तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, ये 3 संत और जोड़ लीजिए, इन सब की रचनाएं हैं। समर्थ गुरु रामदास की भी रचनाएं याद रखिएगा, शिवाजी के गुरु थे तो उनकी रचनाएं लिखी है। तो भक्ति काल छूटेगा नहीं। और रचनाएं जब भी देखोगे उनकी, जा कर के जब आप वो देखोगे कोई बुक की कौन सी किताब लिखी है,
उसका मैं वो बार बार बोल रहा हूँ आपको, कहानी पढ़िए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़िए, रुक करके पढ़िए। क्या होता है कि आप हर साल याद करते हैं, हर साल फिर से करना पड़ती है। एक बार कहानी पढ़ लेंगे तो फिर हमेशा के लिए हो जाएगी, और वो इंटरव्यू के लिए बहुत काम की होगी। ना तो हम मेंस में लिख पाते हैं, ना प्रीलिम्स क्रैक कर पाते हैं, ना इंटरव्यू में जवाब नहीं दे पाते। तो फिर एक बार हम उसको ठीक से पढ़ लें तो तीनों रेंज कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगले साल जो है आपको कम से कम ये चीज़ें पढ़ना नहीं पड़ेंगी। तो इस बार काम पक्का वाला करें, ठीक है। तो ये रहे महाराष्ट्र के संतों में। ऐसे ही आप गुजरात के संतों में जाएंगे तो बड़ा नाम आता है नरसिंह मेहता का। नरसिंह मेहता का नाम आता है, नरसिंह जी को मायरो लिखा है उन्होंने, नरसिंह मेहता। और भजन है वैष्णव जन तेने कही है, बहुत इंपॉर्टेंट भजन है वैष्णव जन। गांधी जी इस भजन, गांधी जी की माँ गाती थी इस भजन को, तो गांधी जी को विरासत में मिला था। वैष्णव जन तेने कहिए जो पीर पर आई जाने रे, ठीक है। अब कोर्ट पोएट जो है वो आपको जो मिलेंगे वो कुछ साउथ की तरफ मिलेंगे, दक्षिण। जैसे भट्टी और दंडी देखा हमने, सोमदेव देखा, ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं 11वीं शताब्दी के, नाम है राजशेखर। राजशेखर काव्य मीमांसा, इन्होंने बहुत जबरदस्त ग्रंथ लिखा है काव्य मीमांसा। राजशेखर के बहुत सारे, बाल रामायण है, बाल महाभारत है या बाल भारत है, जो भी बाल महाभारत है। तो ये जो कर्पूर मंजरी है, कर्पूर मंजरी ये नाटक है या काव्य जो भी है, वैसे तो कवि हैं या नाटक, देखिए उसको जा करके। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा। तो यहाँ का साहित्य और परिपक्व साहित्य है राजशेखर वाला, ठीक है। क्योंकि ये जो दरबारी कवि थे इनको फिर प्रश्रय मिला और पेट्रोनेज दिया गया, और इन्होंने फिर उन राजाओं का चरित्र चित्रण भी किया। खास करके साउथ में जो हम बोलते हैं कि ये राजा जो हैं ये पल्लव किंग हैं, चोल हैं, चेर हैं, पांड्य। खास करके जो साहित्य डेवलप हुआ मदुरा के पांड्याज में ज़्यादा हुआ है। जो पांड्य थे तो पांड्य राजाओं ने ज़्यादा पेट्रोनेज दिया है। थोड़ा सा हम गुप्त साम्राज्य में एक व्यक्ति को छोड़ आए हैं, हरिशेन, प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन, समुद्रगुप्त के दरबार के राजा हरिशेन। ऐसे ही एक जैन हैं रवि कीर्ति, खारवेल के यहाँ, वो कलिंग के, वो मौर्य साम्राज्य के आसपास जाके लिखिएगा उसको पीछे, थोड़ा मेरे को जैसे जैसे याद आएगा मैं पीछे कवर कराता जाऊंगा। तो खारवेल, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का, ये जैन धर्म मान लिया था इसने। तो रवि कीर्ति भी जैन ही रहे होंगे ऐसा माना जाता है, उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखा था रवि कीर्ति, ठीक है। एहोल अभिलेख जो है, तो यहाँ इंस्क्रिप्शन भी आ जाएंगे, क्योंकि उस समय में साहित्य के बजाय इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे पत्थरों पे खुदाई करके, ठीक है ना, पत्थरों पे खुदाई करके लिखे जाते थे। इसी समय में एक और बौद्ध भिक्षु वाला जो कॉन्वर्सेशन है वो भी याद रखिए, वो भूल गया मैं, उसको भी आप जोड़िए। मिलिंद पन्नो, मिलिंद के प्रश्न, बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनेंडर मिलिंद, बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनेंडर मिलिंद, उन दोनों के क्वेश्चन आंसर हैं। तो मिलिंद पन्नो भी लिखिए। ये आज जो मैं बुक्स लिखवा रहा हूँ यहाँ से आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। और उसी समय के पहली शताब्दी के आसपास का एक ग्रंथ और है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, नाट्यशास्त्र भरत मुनि। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र बहुत फेमस ग्रंथ है। तो इसलिए मैं थोड़ा बेक में जा रहा हूँ बार बार, क्योंकि मुझे जैसे जैसे याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। तो नाट्यशास्त्र भारत में थिएटर की शुरुआत थी, सिनेमा की शुरुआत कह सकते हैं, जो भी नाटक, इसमें सारा नाट्यशास्त्र में सब कुछ दिया हुआ। तो नृत्य के गुरु भी हैं, वो भगवान ही हैं एक तरह से, नटराज और भगवान शिव। तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि उन्हीं को समर्पित करते हैं, भगवान शिव को। तो नृत्य के भी, संगीत के भी और नाटक के भी।
तीनों के गुरु भगवान शिव ही हैं एक तरह से, क्योंकि तीनों संगीत का उपज यहीं से होता है, तीनों का उपज यहीं से होता है। तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, ठीक है। अब कालिदास के बराबर उनके ही कद के एक और व्यक्ति मैं भूल गया जिनका नाम आपको लिखना चाहिए, भास। भास की बहुत सारी किताबें, 12 के आसपास किताबें, 12-13 बुक्स हैं। और भास एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कालिदास के बाद सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट किए गए हैं दुनिया की भाषाओं में, बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है भास का। स्वप्न वासव दत्तम सबसे एक इम्पॉर्टेंट है, स्वप्न वासव दत्तम। इनके ऊपर मूवीज भी बनी है, मूवीज का भी नाम याद रखिए, मूवीज का भी नाम याद रखिए। तो ये जो स्वप्न वासव दत्तम पे भी इसका स्वप्न वासव दत्तम जो है वो सिक्वल है। किसका सिक्वल है? प्रतिज्ञा योग गंधरायण, प्रतिज्ञा योग गंधरायण, प्रतिज्ञा योग गंधरायण। योग गंधरायण एक मंत्री हैं राजा के, योग गंधरायण नाम है उनका। वो फिर एक प्लेस करते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं इनकी शादी कराऊंगा, इस प्रकार की एक प्रतिज्ञा करते हैं। तो उसके सिक्वल के तौर पे फिर स्वप्न वासव दत्तम तैयार होता है। तो प्रतिज्ञा योग गंधरायण पहले प्लॉट के तौर पे पढ़िए, और फिर दूसरे नंबर पे फिर पढ़िए स्वप्न वासव दत्तम। तो स्वप्न वासव दत्तम का उसका फिर कॉपी दिखेगा, तो दोनों का सिक्वल, तो मूवी में वो एक साथ हो जाएगा। इन्हीं के ऊपर जब मूवी बनती तो हमको पता नहीं चलता। उत्सव मूवी बनी थी शेखर सुमन रेखा की, गिरीश कर्नाड ने बनाई थी, डायरेक्शन गिरीश कर्नाड का था उत्सव। तो लता मंगेशकर के, आशा भोसले के बढ़िया बढ़िया गाने हैं उसके अंदर। उत्सव मृच्छकटिकम पे बना हुआ है, उसका प्लॉट मृच्छकटिकम का है। मृच्छकटिकम की पूरी स्टोरी जो है वो उत्सव मूवी के तौर पे है। तो बहुत सारी मूवीज़ हैं जो ऑलरेडी हिंदी सिनेमा में बन चुकी हैं इन सब किताबों को लेकर के। अभिज्ञान शाकुंतलम पे तो लेटेस्ट बनी थी, है ना, और बहुत पहले भी बनी, पुरानी भी 3 मूवीज़ तो बहुत पहले की हैं, 1930 में भी बन गई थी। और शकुंतला बहुत पुराना टॉपिक है ना, तो ज़्यादा तो नहीं बनी, लेकिन ये सब है। तो भास के जितने भी नाटक हैं उनको अलग से लिखिए। तो अभी तो मैं आपको 2 बताया है भास के, लेकिन बाकी भास को लिखिए। एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं भारवी, भारवी किरातार्जुनियम, किरात और अर्जुन की। तो किरात वही भगवान शंकर किरात के रूप में होते हैं, और अर्जुन दोनों की फाइट। तो किरातार्जुनियम भारवी। एक कवि हैं माघ, माघ का थोड़ा जीवन परिचय पढ़िए, MAGHA, माघ, मागा या माघ, माघ लिखिएगा। हिंदी में माघ लिखते हैं, इंग्लिश में मागा बोलते हैं। तो माघ, इनके साहित्य को भी देखिए, ठीक है। तो माघ इंपॉर्टेंट है। कुछ जो दरबारी कवियों में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लेखन संस्कृत का है, संस्कृत का ही, अभी हिंदी विंदी शुरू नहीं हुआ है। हिंदी बहुत 18वीं शताब्दी के बिल्कुल अंत में शुरू होता है, भारतेंदु में। तो हिंदी बहुत लेट है, अभी संस्कृत ही चलेगा। पृथ्वीराज रासो बहुत ही इंपॉर्टेंट काव्य है, रासो काव्य। तो इनको रासा बोलते हैं, रासा या रासो। चंद वरदाई पृथ्वीराज के सहयोगी थे, आपको पता है, उनके साथ ही रहते थे, युद्ध में भी गए थे, उनके दूत कह सकते हैं या उनके मित्र कह सकते हैं। और उनके दरबार में कोर्ट पोएट थे, दरबारी कवि थे। तो उनके बारे में वर्णन करते हैं वो पृथ्वीराज के बारे में, संयोगिता का हरण कैसे किया, और लड़ाई में भी रहे। और आपको पता है कि स्टोरी तो इस तरह से आती है कि वो गौरी के साथ जो लड़ाई होती है और लास्ट में जो पृथ्वीराज को अंधा कर दिया जाता है, तो चंदवरदा ही निर्देशित करते हैं कि कैसे गौरी उसको मारना है, कहाँ है वो, ठीक है। तो ये पूरी जो कहानी है पृथ्वीराज रासो। तो ये रासो काव्य बहुत सारे हैं। राजस्थान में जाएंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है हम्मीर रासो, हम्मीर रासो, हम्मीर काव्य। ठीक है।
देखिएगा मेरे अंदाज से नहपान है, एक और है नव सहसांक चरित, ये भी रासोई है एक तरह का, नव सहसांक चरित। नव सहसांक चरित, इसको भी सर्च करके देखिएगा विकिपीडिया में, इसका प्लॉट पढ़िए और फिर उसका राइटर को लिखिए। मुझे याद आ रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए मैं उसको, ठीक है। नव सहसांक चरित अच्छे खास है, बहुत सारे आपके सुने होंगे, कुछ नए होंगे, तो इसको करिएगा, ठीक है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उस समय का कपिल शर्मा शो था, वो था मत विलास प्रहसन। संस्कृत में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम संस्कृत साहित्य को देख रहे हैं, तो ये संस्कृत लिटरेचर है पूरा का पूरा, संस्कृत की किताब है। तो वो है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, पल्लव राजा महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने लिखा है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, मत्त विलास प्रहसन, मत्त विलास प्रहसन। ये मत्त विलास प्रहसन, मत्त का मतलब नशे में चूर, मद में चूर यानी नशे में चूर, मत्त, जैसे हाथी में बोलता ना मत्त हाथी, उन्मत्त हाथी है, जो बिल्कुल हाईली मतलब बिल्कुल एकदम नशे में है। तो वो जो मत्त होता है उसका विलास प्रहसन, प्रहसन मतलब कॉमेडी, प्रहसन का मतलब होता है कॉमेडी। और ये कौन है? ये एक पति पत्नी होते हैं जो कापालिक हैं, कापालिक हैं उस स्टोरी में। और कापालिक है मतलब वो जो मनुष्य का कपाल होता है, सिर, खोपड़ी, स्कल, वो उनका खाने का पात्र है, यानी वो कटोरा है। और उसी में वो शराब पीते हैं। तो उसको शराब पी करके वो बहुत जब होश खो बैठते हैं, तो फिर वो कोई कुत्ता, डॉग जो है वो ले जाता है, उनका पात्र चुरा ले जाता है, खोपड़ी को उठा ले जाता है। तो वो आरोप लगाते हैं बौद्ध भिक्षु के ऊपर कि तुमने चुराया है। और फिर वो जीवन का सार बताते हैं कि खाओ पियो मौज करो, कहाँ उलझे हुए हो तुम, और ऐसे साधु बनने से क्या होगा, सन्यासी बनने से क्या होगा, ऐसे ही जैन भिक्षु से, ऐसे ही बौद्ध भिक्षु से। तो ये जो ड्रामा है उस समय का, जो एक तरह का कॉमेडी है, वो मत्त विलास प्रहसन है। तो इसको पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत एक खोज वाले ने भी बताया उन्होंने इसके बारे में, है ना। तो उसका प्लॉट जरूर पढ़िए विकिपीडिया पे जाके, मत्त विलास प्रहसन, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। तो वो भी संस्कृत के विद्वान थे। संस्कृत के विद्वानों में एक और राजा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय। हालांकि वो अमुक्त माल्यदम संस्कृत में भी लिखते हैं और उसमें भी है, तेलुगु में भी, लेकिन मूल रूप से उसका जो रूपांतरण है वो क्या है? संस्कृत है, अमुक्त माल्यदम, अमुक्त माल्यदम। और एक और इम्पॉर्टेंट व्यक्ति आपको देखना पड़ेगा जो जर्मन ओरिजिन का है और इंग्लैंड में वो रहा, और वो है मैक्स मूलर, जिन्होंने यूरोप तक संस्कृत को पहुंचाया। खास करके एंशिएंट हमारा पूरा जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं, जितने भी वेद, उपनिषद और आरण्यक ग्रंथ, इन सब का ट्रांसलेशन उन्होंने इंग्लिश में किया, क्योंकि वो इंग्लैंड के लिए काम करते थे, एक तरह के इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ में काम करते थे, और रहने वाले वो थे जर्मनी के। और वो संस्कृत को बहुत अच्छी तरह से जान गए थे, बहुत डीप में जान गए थे, और वो व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिम से परिचय कराया। और उन्होंने बताया भी कि जर्मन भाषा के अधिकांश शब्द जो है वो संस्कृत से मिलते हैं, क्योंकि दोनों की जननी संस्कृत है। संस्कृत भी वहीं से निकली है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, तो जर्मन ओरिजिन है एक तरह से। तो जर्मनी की भाषा और संस्कृत की भाषा आपस में मैच करती है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं एक जैसे हैं, इसलिए जर्मन के स्कूलों में, जर्मनी के स्कूलों में
और वहाँ की करीब 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत पढ़ाई जाती है, संस्कृत डिपार्टमेंट है वहाँ पर। और वहाँ सबसे ज़्यादा जो प्ले होता है वो अभिज्ञान शाकुंतलम होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम प्ले वहाँ लगभग होता है। और जो कालिदास को इंडियन शेक्सपियर बोलते हैं हम लोग, तो हम उसको क्यों नहीं बोल सकते? कई बार बात आती है कि हम शेक्सपियर को यूरोपियन कालिदास क्यों नहीं बोल सकते? हम कंपेयर करते हैं ना कई बार कि ये इंडियन शेक्सपियर हैं, तो हम शेक्सपियर मतलब ऊंची चीज़ हो गई, तो क्या हम शेक्सपियर को ये कह सकते हैं कि वो यूरोपियन कालिदास है? क्योंकि कालिदास ओरिजिनल तो कालिदास के फैन थे गेटे, मैंने पहले भी बताया गेटे, और स्पेलिंग तो GOETHE इस तरह से गौथे टाइप आता है, लेकिन गेटे हिंदी में गेटे बोलते हैं, बाकी गोयथे या कुछ भी बोल दीजिए। जब आप पढ़ेंगे मैक्स मुलर को, एक व्यक्ति था इंडिका लिखने वाला मेगास्थनीज, जो यूनान में ले गया था उस समय में, ग्रीको स्टाइल आपको उसने अपनी उसमें लगाई। दूसरा व्यक्ति है मैक्स मुलर, जो संस्कृत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है और हमारे वेदों और तमाम ग्रंथों, खास करके कालिदास के साहित्य को भी वो ले जाता है। और करीब 300-400 सालों से वो जब साहित्य जाता है तो उसी की कॉपी पे फिर दूसरे नंबर पे जो व्यक्ति आता है वो आता है विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो यहाँ आपको वेदों के ट्रांसलेटर के तौर पे अभी तक 3 व्यक्ति जनरली हम लोग पढ़ते हैं, माने जाते हैं। पहले था रावण जिसने काफ़ी चीज़ें लिखी। उसमें रावण जो है वो भगवान शिव की स्तुति करता है तांडव की, और आप जानते हैं रावण का तांडव स्रोत, कई लोग उसको उपासना करते हैं, तो उसकी भी एक ज़बरदस्त कहानी है रावण के तांडव स्रोत की, और रावण ने लिखा वो। इसका मतलब रावण जो है वो खुद संस्कृत का विद्वान था। रावण ने वेदों को पढ़ा भी था और वेदों का ट्रांसलेशन भी किया था तमिल सिंहली भाषा में, क्योंकि श्रीलंका की भाषा में उसने उसका ट्रांसलेशन किया था। तो पहला अगर कोई ट्रांसलेटर है वेदों का तो वो है रावण। दूसरे नंबर पे है मैक्स मुलर, तीसरे पे हमारे गुरुजी जिन्होंने हिंदी में किया, आम जनता के लिए हिंदी में ट्रांसलेशन किया था। एक ने लोकल लैंग्वेज सिंहली या तमिल जिसमें भी किया होगा, और दूसरे मैक्स मुलर जो अंग्रेजी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं ट्रांसलेशन। तीसरे नंबर पे हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, हमारे गुरुजी, जो इसमें करते हैं हिंदी में, क्योंकि अभी की भाषा हिंदी है, इन दिनों में हिंदी पढ़ते हैं लोग, तो सरल भाषा में लोगों के लिए सुलभ करने का काम फिर गुरुजी ने किया। तो ये 3 ट्रांसलेटर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेटर है, तो है ना उस श्रेणी में, मैक्स मुलर की श्रेणी में ट्रांसलेटर। और मैक्स मुलर जब उसको वहाँ ले गया तो फिर लोग दीवाने हो गए संस्कृत साहित्य के। बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत सारे विद्वान जो है वो संस्कृत पढ़ते हैं, खास करके जर्मनी में, ठीक है। और जर्मनी के स्कूलों में भी 2nd-3rd लैंग्वेज, क्योंकि देखिए जर्मन फ्रेंच मैंने पहले भी बताया आपको, पोर्तुगीज़, जर्मन, फ्रेंच, और थोड़े से जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, ऊपर के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ ब्रिटेन को उस तरह का कंट्री, जैसे हम पाकिस्तान को कॉपी करना शुरू करें तो कैसा लगेगा? बेकार लगता है ना, मतलब ईगो वाली बात आ जाती है कि हम पाकिस्तान को कॉपी करेंगे क्या, मतलब हम उसकी भाषा सीख, या हम उसको, भाषा तो हम लोगों की एक ही है पाकिस्तान और इंडिया की, लेकिन हम उसको कॉपी थोड़ी करेंगे। ठीक वैसे ही कोई भी इंग्लैंड को कॉपी नहीं करना चाहता, ब्रिटेन को कॉपी नहीं करना चाहता यूरोप में, यूरोप के सारे देश, इसलिए तो ब्रेग्जिट हो गया एक तरह से। आयरिश पड़ोसी जो आयरिश है, स्कॉटिश है, स्कॉटलैंड का जो स्कॉटिश लैंग्वेज, वो जो है अपनी आयरिश बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलना तौहीन मानते हैं। हम गुलामी क्यों करें, हम इनकी भाषा क्यों बोलें? दूसरे की भाषा बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम इनके गुलाम हैं, हम अपनी भाषा बोलेंगे। इसलिए जर्मन जो है वो जर्मन सीख लेंगे, फिर हिंदी सीख लेंगे, चाहे इंग्लिश, चाहे वो संस्कृत सीख लेंगे, लेकिन इंग्लिश नहीं सीखेंगे। इंग्लिश सीखना मतलब उनके लिए गुलामी है, ठीक है। हमारे यहाँ इंग्लिश एक फैशन है, लेकिन वहाँ जो है वो इंग्लिश सीखना फैशन नहीं है। वो जर्मन वाला जर्मन में रहेगा, फ्रेंच वाला फ्रेंच में रहेगा, ठीक है। स्पेनिश करे, स्पेन वाला स्पेनिश में रहेगा, पोर्तुगीज़ रहेगा। तो उनकी सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है और वो अपनी ही लैंग्वेज में काम करते हैं, साइंटिस्ट भी और पढ़ाई भी और सब कुछ। इंग्लिश नहीं, इंग्लिश चूँकि कम्युनिकेशन है इंटरनेशनल, तो वो थोड़ा बहुत करते होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं करते। इसलिए उन्होंने संस्कृत को अडॉप्ट किया, 2nd लैंग्वेज।
जर्मन के अलावा अगर कोई सेकंड लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं अगर जर्मनी के लोग, तो वो संस्कृत को करते हैं। तो संस्कृत उनकी सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है ना, जर्मनी की। अब ये बाकी देश क्यों नहीं करते? बाकी देश बाल्टिक कंट्रीज कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बाल्टिक सेल है पूरा एक अलग से ही बाल्टिक कंट्रीज़ का, जिसलिए चिन्मय जी भाई साहब जब भी जाते हैं यूरोप तो वहाँ रुकते हैं, हमेशा लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इनमें इन देशों में जाते हैं और बाल्टिक कंट्रीज़ में जा कर के वहाँ तो पूरा सेल है देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, पूरा एक सेंटर बना हुआ है और हमेशा वहाँ कोई न कोई रहता है। और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, वहाँ के बच्चे फिर यहाँ पढ़ने आते हैं, वहाँ के टीचर्स भी आते हैं, बहुत सारे MOU हैं वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं। तो ये चीज़ जो ग्लोबल इम्पैक्ट जो आया ना ग्लोबलाइजेशन का, जो नॉलेज का ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। तो वहाँ तक ले जाइए इसको, ठीक है। अब ये मैंने आपको पिछली बार बताया कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जो बात करेंगे हम लोग, ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा की जो बात आएगी, तो उसमें यही तो है। ये साहित्य इतना रिच लिटरेचर है जिसको कॉपी कर रहे हैं वेस्टर्न लोग, और जो वेस्टर्न इस लिटरेचर को कॉपी करते थे, इन सारी चीज़ों को पढ़ते थे, उनको बोलते थे ओरिएंटलिस्ट। मैंने पहले भी बताया था, ओरिएंटलिस्ट प्राच्य विज्ञानी, और उनमें विलियम जोन्स और मैक्स मूलर, ये सब प्राच्य विज्ञानी हैं जो यूरोप में रह करके एक तरह से ईस्टर्न को, पूर्व के हिस्से को पढ़ रहे हैं, पूर्व की चीज़ों को पढ़ रहे हैं। न्यूमिज्मेटिक्स वाले जेम्स प्रिंसेप मैंने बताया भी था, तो एक वो मैं होमवर्क में दे देता हूँ आपको, शायद मैंने न्यूमिज्मेटिक्स नहीं दिया है आपको होमवर्क में, तो न्यूमिज्मेटिक्स होमवर्क में दे देता हूँ, होमवर्क करिएगा इसका। सिक्के, अभी तक के सिक्के, तो साहित्य तो ये यहाँ तक जो है संस्कृत का है, लेकिन संस्कृत का साहित्य थोड़ा आगे जाता है, और वो आगे जाता है भक्ति काल में, और यहाँ पर कुछ हिंदी जैसी भाषाएं, हिंदी तो नहीं कह सकते एकदम से, जैसे कबीर दास हैं, तो कबीर दास की जो लैंग्वेज है वो बड़ी उलट भाषी बोली जाती है उसको, और अलग लैंग्वेज है उनकी, वो भाषा हिंदी नहीं है, उसमें दोहा, सोरठा, ऐसे ही जब दोहे को और चौपाई को लेकर के तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं, विनय पत्रिका लिखते हैं, रामलला नेछू लिखते हैं, और गीतावली, कवितावली, दोहावली, ये सारी चीज़ें, कृष्णावली भी लिखते हैं, कृष्ण गीतावली भी लिखते हैं। तो कई बार हमको लगता है कि तुलसीदास जी केवल भगवान राम के ऊपर ही लिखते हैं, ऐसा नहीं है, वो कृष्ण के ऊपर भी लिखते हैं और गीता के ऊपर भी लिखते हैं, भगवत गीता के ऊपर भी। तो वो जो साहित्य है पूरा, वो लोकल लैंग्वेज है, खास करके अवधी, ज़्यादातर कौन सी भाषा में है? अवधी में। कुछ जो है वो संस्कृत में है, बाकी चीज़ें अवधी में। उन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखी है, और ये सब स्रोत भी लिखे हैं बहुत सारे। तो जो हम लोग अधिकांश जब भजन पूजन में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिनके भजन में होती है, वो मीराबाई के होते हैं, सूरदास के होते हैं, रैदास के होते हैं, नानक के होते हैं। तो ये सब गुरु ग्रंथ साहिब में जाके मिलेंगे। इन्हीं सबसे सिख धर्म की स्थापना हुई एक तरह से, सिख गुरुओं की शिक्षाएं, और इन जितने भी संत हैं भक्ति काल के, इन सारे भक्ति काल के भारत भर के संतों की जो अच्छी बातें हैं वो उसमें शामिल कर दी गई। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में। तो गुरु ग्रंथ साहिब में सबका सार मिल जाएगा, लेकिन ये संस्कृत में नहीं है, ये थोड़ी लोकल लैंग्वेज है। वहाँ पंजाबी में गाते हैं, वो उसको अपनी पंजाबी उसमें बना लिया उन्होंने, लेकिन ये है। तो यहाँ राजाओं के यहाँ जो दरबार हैं, कुछ राजा हैं, वो तो साहित्य लिखते ही हैं। तो अभी हम उर्दू अरबी साहित्य में नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम जियाउद्दीन बर्नी और अभी हम अबुल फजल और उनकी रहीम की, या अभी हम अमीर खुसरो और इनकी बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट मतलब संस्कृत लिटरेचर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो होमवर्क न्यूमिज्मेटिक्स का जरूर कर लीजिए। सिक्का विज्ञान, सिक्के सभी के समय में, सिक्के बिल्कुल मॉडर्न समय तक, अंग्रेजों की विक्टोरिया और ये सब पंचमार्क सिक्के जो भी हैं, चांदी के, सोने के, इन सब का इतिहास पढ़िएगा। हमारे नोट्स में तो 10 पेज में हमने दिया है। तो शतमान और निष्क और वो जो सिक्के वहाँ ऋग्वेद के समय में चलते थे, उसके बाद महाभारत काल के सिक्के, फिर मौर्य साम्राज्य का काशापर्ण, फिर पूरा गुप्त काल में जो है सिक्के बहुत ज़बरदस्त हो गए थे, सोने के सिक्के भी थे, और फिर हर्षवर्धन के समय के सिक्के, फिर बाद में जब मुस्लिम शासक आए तो उनके सिक्के, है ना।
और वही जीतल और टका और दाम और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब आपको, दाम का छोटा रूप जो होता था दमड़ी होता था, इसलिए बोलते हैं ना हम चांद चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब पैसा, छोटा पैसा, जो बिल्कुल छोटा छोटा पैसा होता था उसको दमड़ी कहते थे। बड़ा जो रुपया होता था उसको दाम कहते थे। टका, जीतल, तो जीतल छोटा था, टका बड़ा था। तो हम लोग जो बोलते हैं, आना बाद में शुरू हुआ, सबसे अंतिम समय में आना शुरू हुआ अकबर के समय में, उसमें जो बाद में अंग्रेज़ों के समय तक चलता रहा, 8 आना 4 आना, तो वो तो अभी तक चल रहा था, अब भी बंद हुआ 15 साल पहले, 20 साल पहले, तो वो सब शुरू हुआ। फिर अंग्रेज़ों के समय के, तो इन सब सिक्कों के नाम, उनका वजन, वो सोने के थे, चांदी के थे, तांबे के थे वो, और फिर उसकी साइज़ कितनी बड़ी रही होगी अगर कहीं उल्लेखित है तो, अगर स्पेशल कुछ है तो। और खिलजी के समय में, तुगलक के समय में, पूरा सल्तनत काल का पूरा तुलनात्मक वो अध्ययन आप करिए। और जेम्स प्रिंसेप का नाम रखिए क्योंकि फादर ऑफ न्यूमिज्मेटिक्स वही हैं भारत में। इंडियन न्यूमिज्मेटिक्स को आगे बढ़ाने का काम, स्टडी ऑफ कॉइन्स, न्यूमिज्मेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ करेंसी, कॉइन्स बोलना के बजाय करेंसी, स्टडी ऑफ करेंसी, स्पेशली कॉइन्स, ठीक है। तो ये होमवर्क के तौर पे लिखिए। और दूसरा होमवर्क जो मैं अगली बार थोड़ा सा क्लास, रक्षाबंधन की छुट्टी होगी क्योंकि एकदम से मंडे को रक्षाबंधन है और पहले से ही जाना होगा, तो सैटरडे संडे फिर क्लास नहीं होगी, तो लंबा होमवर्क लिखिए। हिंदी साहित्य, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले मैंने करा रखा है, पुरानी क्लास अगर आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। लेकिन नहीं भी अगर आप देखें तो आप क्या करेंगे, भारतेंदु युग 1880 के आसपास से जो भारतेंदु युग है वो 1920 के आसपास यहाँ आकर के मिलेगा आपको। द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी से चलता है द्विवेदी युग। और तीसरे नंबर पे आता है छायावाद युग, छायावाद युग जो 1937 तक रहता है। ये पूरा गांधी का जो समय था, असहयोग आंदोलन से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक का समय मान के चलिए, तो गांधी के तीनों आंदोलन छायावाद के समय में है। और उसके सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन सब का साहित्य पढ़िए कि क्या क्या लिखा है इन्होंने। और फिर उनको कॉपी किया है हरिवंश राय बच्चन ने और दिनकर ने, रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त, और ये सब उसको कॉपी करते हैं। तो ये सब छायावादी लोग ही हैं, तो ये सारे छायावादी हैं और ये उसको कॉपी करते हैं, एक तरह से उसको आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद उत्तर आधुनिक काल, कविता का, साहित्य का, उत्तर हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 1937 से लेके अभी तक का, तो 37 से लेके अभी तक का उत्तर आधुनिक काल। उसमें फिर प्रयोगवाद भी है और भी बहुत सारे वाद हैं उसमें, अज्ञेय हैं और बहुत सारे कवि हैं, फिर तो सारे कवि वही हैं। तो हिंदी साहित्य के विकास और उसके कवियों की कहानी और उनकी कविताएं, इम्पोर्टेंट साहित्य किताबों के नाम यहाँ पर। इस बीच में एक और इम्पोर्टेंट व्यक्ति आएंगे जो इन सबसे बिल्कुल अलग हैं और वो ट्रांजिशन का काम करते हैं द्विवेदी युग में और छायावाद के बीच में। वो हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद बिल्कुल अलग हस्ताक्षर हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। वो कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और सबसे बड़े तो स्टोरी राइटर हैं, इंडिया के सबसे लिजेंड स्टोरी राइटर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हम इतिहास परक कहानियाँ लिखी है, हिस्ट्री ओरिएंटेड स्टोरीज हैं उनकी। तो उस समय की हिस्ट्री, एक तरह से सोसाइटी उस समय की कैसी, देखिए जितना हिस्ट्री लिखा गया, हिस्टोरियन जो लिखते हैं वो राजा महाराजाओं का लिखते हैं, वायसराय का लिखते हैं, नेताओं का लिखते हैं, है ना, ट्रीटीज हुई हैं उसको लिखेंगे, मूवमेंट्स हुए हैं उसको लिखेंगे। लेकिन उस समय के लोग कैसे थे, वो क्या खाते थे, कैसे मकानों में रहते थे, एक दूसरे से कैसे बात करते थे, ये प्रेमचंद के साहित्य में दिखेगा। ठीक है, इसे अब एक और होमवर्क, ये तो हिंदी हो गया होमवर्क, फिर रीजनल लैंग्वेज लिटरेचर। रीजनल लैंग्वेज लिटरेचर असमीज में जाकर के शंकर देव का लिखिए, ओडिया में जयदेव से लेके अभी तक के बाद के लोगों के बारे में लिखे। बंगाली लिटरेचर बहुत ज़्यादा समृद्ध है, बंगाली लिटरेचर, और बंगाली पुरानी लैंग्वेज भी है और समृद्ध भी है, हिंदी से पुरानी है बंगाली। और चूंकि बांग्लादेश वाला इशू है
और बांग्लादेश वाला हिंदू मुसलमान बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वहाँ का हिंदू मुसलमान बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि दोनों का बंगाली कल्चर है। भारत के हिंदू मुसलमान का कल्चर डिफरेंट है, ठीक है। हिंदी बोलते हैं तब भी डिफरेंट है, और रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं तब भी डिफरेंट है। बंगाली, आप वहाँ आप हिंदुओं को चिल्लाते हुए देख रहे हैं, शिकायत करते हुए देख रहे हैं ना, वो बंगाली में बोल रहे हैं, आपको लगेगा ही नहीं। वो लिटन दास जब खेलने आता तो वो कोई बांग्लादेशी दिखता है, वो सभी बांग्लादेशी दिखते हैं, बंगाली हैं। आप वहाँ के हिंदू को बोलो चाहे मुसलमान को बोलो, वो बंगाली है। सबसे पहले वो बंगाली, बाद में वो हिंदू मुसलमान है। लेकिन पंगा देख रहे हैं आप, बहुत भयंकर है। वो धर्म के नाम पे आ गया, जबकि आइडेंटिटी क्या है? बंगाली। फिर दोनों को पीटेंगे तो दोनों बंगाली में चिल्लाएंगे, ठीक है। जो जिसमें चिल्लाता है वो उसका आइडेंटिटी है, तो चिल्लाता किसमें है? बंगाली में चिल्लाता है। फिर क्या प्रॉब्लम है भाई? तुम यहाँ के किसी मुसलमान के साथ नहीं रह पाओगे, उस हिंदू के साथ रह लोगे, क्योंकि वो बंगाली है। तो सिख के साथ रह लोगे, पंजाबी भिजवा दें थोड़े, रह लोगे वहां पे उनके साथ? बिल्कुल नहीं रह पाओगे, बिल्कुल अलग कल्चर है वो। उस हिंदू के साथ रह लोगे क्योंकि वो बंगाली है। इसलिए बंगाली साहित्य, इसलिए अमार सोनार बांग्ला जो वहाँ का राष्ट्रगान है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। वो रविन्द्रनाथ टैगोर को बहुत मानते हैं, ठीक है। ऐसे ही पंजाब हमारा और उनका एक जैसा है, पाकिस्तान का। जैसे यहाँ बंगाल एक जैसा लगता है, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल, वहाँ ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब एक जैसा लगता है। तभी तो भगत सिंह, उनका भी हमारा भी, भगत सिंह का घर आज भी सुरक्षित है। उनको थोड़ा लगता है कि इंडिया का है, उनको लगता है हमारा भगत सिंह है, क्योंकि वो लाहौर से था। हमको लगता है हमारा भगत सिंह है, उनको लगता है हमारा भगत सिंह है। उनको लगता है रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्लादेश के हैं, उनको लगता है कि ये हमारे हैं, वेस्ट बंगाल इंडिया के हैं। तो भगत सिंह और रविन्द्रनाथ टैगोर लैंग्वेज की वजह से अपनेपन में खो गए, वो कंट्री भी नहीं बचा, उनका कोई कंट्री नहीं है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य में बहुत ज़्यादा साहित्य है, उनका सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन हुआ है गोरा का, उसके बाद गीतांजलि, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ, ये सब लिखे। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। गोवर्धन राम का सरस्वती चंद्र, गुजराती लिटरेचर, सरस्वती चंद्र। मराठी लिटरेचर, अभी बात की थी हमने, मराठी लिटरेचर, तो गुजराती लिटरेचर। अब तमिल संगम काव्य पूरा अलग है, वो अलग संगम काल है। तो हम तमिल वाली बात पहले पुराने वाले में जाकर के देख लीजिए, नहीं तो हम फिर आगे से आपको फिर भी होमवर्क में लिख लीजिए तमिल लिटरेचर। तो वो संगम काल से शुरू होगा, फिर तिरुकुरल तिरुवल्लुवर तक आएगा, ठीक है, तिरुकुरल तक आएगा। तो आपको रीजनल लैंग्वेज लिटरेचर, फिर इंग्लिश लिटरेचर। अभी हम उर्दू और अरबी में, कोशिश करिएगा आप पढ़ लें इसको, क्योंकि मैं करवाऊंगा तो सही आपको। लेकिन उर्दू और अरबी लिटरेचर वो फिर सल्तनत काल से जियाउद्दीन बर्नी, ये वो सब जो आप पढ़ते हो, अलबरूनी के वहाँ से शुरू होगा। अलबरूनी जो तहकीक हिंद लिखता है, तो उसका होमवर्क लिखिए। तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा होमवर्क रहेगा नेक्स्ट वीक। लिटरेचर पूरा कंप्लीट करिए। लैंग्वेजेस, स्टोरी ऑफ लैंग्वेजेस, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, साइनो टाइबेटन लैंग्वेजेस, असमी साइनो टाइबेटन लैंग्वेजेस, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, द्रविडियन लैंग्वेजेस, तीनों का हिस्ट्री और ये सब पढ़िए। तो ये होमवर्क है कल्चर में से, ठीक है। चलिए, ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा?
मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की